तो आपने पार्ट 1 में देखा था कि मॉरिस उस जगह पे फँस चुका था और वो पैनिक कर रहा था। तो वो एक ऐसे पर्सन को भेजते हैं जो उनको अपनी बातों में उलझाए रखे और उसे रिलैक्स करने की कोशिश करें। फायर क्रिएटर के आने के बावजूद भी वो कुछ खास अलग नहीं कर रहे थे, जबकि उन्हें करना चाहिए था। मॉरिस को रेस्क्यू करने के लिए उनके पास दो ऑप्शन थे। पहला, उसको रस्सी से बांध के खींचा जाए और दूसरा, केव के ऊपर नई ड्रिल होल की जाए। लेकिन इसमें से दूसरा ऑप्शन काफ़ी ख़राब था क्योंकि वो एक दरार वाली जगह थी और अगर उस पर ड्रिल करते तो वो टूट सकती थी। और वो केव के हर जगह जगह पे एक लाइट बल्ब लगा देते हैं जिससे रेस्क्यू को थोड़ी रोशनी मिले। प्लस अंदर वो हीटर भी लगाते हैं ताकि उसको थोड़ी गर्माहट मिल सके। और मॉरिस के ऑक्सीजन के लिए एक पतली पाइप लगाते हैं जिससे उसे ऑक्सीजन मिल सके। शाम के 6 बज चुके थे और उसे लटके हुए 6 घंटे हो चुके थे। इस पोजीशन में रहने की वजह से उसकी कंडीशन ख़राब हो रही थी। वो रिलैक्स नहीं हो पा रहा था, एग्रेसिव हो रहा था, वो भूखा था, लंबे समय से उसे खाना पानी नहीं मिल पा रहा था। केव के बाहर धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही थी और ये वक्त था जब पूरे यूएसए में ये स्टोरी फैल चुकी थी। बाहर से लोग इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देखने आ रहे थे। मॉरिस को केव के अंदर कोई भी आइडिया नहीं था कि वो कितना फेमस हो चुका है। रेडियो टेलीविजन में सिर्फ इसी की न्यूज़ चल रही थी क्योंकि यूएसए में ये सेकंड टाइम हो रहा था आफ्टर फ्लॉयड कॉलिस इन 1925। हालांकि फ्लॉयड कॉलिस तो मर गया था। लेट्स सी इसमें देखते हैं क्या होता है। फाइट फाइटर केव के अंदर एक लड़की को भेजने का सोचते हैं जिसका नाम था एवलिन पिंकी। पिंकी मॉरिस के सिर्फ 5 फीट ही दूर पहुंच पाती है। फिर यहाँ पे इसे थोड़ा अजीब सा लगता है। फिलहाल वो मॉरिस को बचा तो नहीं सकती थी, लेकिन स्टिल वो 3 घंटे रुकती है मॉरिस को कंपनी देने के लिए। इसके दोनों पैर सुन पड़ने लगे थे और इसके हाथ भी यूजलेस पोजीशन में थे। रात के 11 बजे फाइनली मॉरिस की फैमिली वहाँ पे आती है। उन्हें यहाँ पहले ही आ जाना चाहिए था, मगर उनको उसकी खबर पुलिस वाले या स्कूल वाले ने नहीं दी थी, उन्होंने रेडियो से सुनी थी। तब वो यहाँ आए थे। मॉरिस अपसाइड डाउन पोजीशन में रह के तंग हो चुका था। तभी छोटे आदमी इस केव के अंदर भी घुस रहे थे और वो बिला फजूल में घुस रहे थे। वो कुछ नहीं कर रहे थे, बस उनको देख के जा रहे थे। रेस्क्यू वाले इसे जगाए रखने के लिए इससे बातें कर रहे थे। वो रात भर इसे ऐसे जगाए रखते, लेकिन इनके पास एक भी कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं था जिससे मॉरिस को बाहर निकाल सके। उन्हें एक परफेक्ट इंसान की तलाश थी जो स्ट्रांग हो और साथ में मॉरिस को निकाल भी सके। सुबह के 7 बज चुके थे और मॉरिस को अटके हुए 19 घंटे हो चुके थे। यूएसए में एक पर्सन था एंड्रयू, जिसके दो बेटे थे, 15 साल का माइक और 13 साल का जेरी। जब वो सुबह ब्रेकफास्ट के लिए उठते हैं तो उनके रेडियो में मॉरिस की न्यूज़ चल रही थी और उन्हें ये न्यूज़ सुन के लगता है कि शायद वो उनकी मदद कर सकते हैं। पर एंड्रयू नहीं, उनके दो बेटे, वो दोनों बच्चों को अपनी कार में बिठाते हैं और निकल जाते हैं वाइल्ड कैट केव के लिए। दोनों स्किल बच्चे थे, माइक एंड जेरी। इन दोनों को हाइकिंग अच्छी आती थी और ये साइज में भी छोटे थे, तो शायद ये इनकी मदद कर सकते थे। ये सुबह 9 बजे केव के पास पहुंचते हैं। रेस्क्यू चीफ इन दोनों बच्चों को देखते हैं और फिर सोचते हैं और फिर माइक एंड जेरी को अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं। मॉरिस की हालत बद से बदतर हो रही थी और उन्हें जो करना था अब जल्दी करना था। माइक की बॉडी का साइज भी और शेप भी बिल्कुल मॉरिस जितना था, तो उसके पास मौका था कि वो मॉरिस को जाके अंदर देखे। और माइक मेंटली और इमोशनली इस चीज़ में स्ट्रांग था। माइक स्लोली केव के अंदर चलना शुरू होता है और वो घंटों की मेहनत के बाद सक्सेसफुली मॉरिस के पास पहुंच जाता है, लेकिन सिर्फ पैर के पास। वो अपने काम पे लग जाता है। वो 4 रस्सी लाया था जिससे 2 वो अपनी बांधा हुआ था और 2 वो उसके पैर बांध देता है। माइक अपना सारा काम कर रहा था सिर्फ एक हाथ से क्योंकि दूसरा हाथ उसका यूजलेस पोजीशन में था। वो मॉरिस के दोनों पैरों को रस्सी से बांधता है और केव के बाहर आ जाता है और फिर वो रस्सी को पुलिस सिस्टम में स्टोर करता है। एंड देन वो रेस्क्यू टीम को रस्सी खींचने को कहता है। मॉरिस दर्द से चिल्ला रहा था क्योंकि ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी, मगर थोड़ी देर के बाद सारे सरप्राइज हो जाते क्योंकि वो अपनी पोजीशन से हिल चुका था। मॉरिस के हिप्स और राइट आर्म फ्री हो चुके थे, लेकिन इसका शोल्डर अभी भी उसी बोल्डर में अटका हुआ था। ये सब होते हुए और मॉरिस को अटके हुए 24 घंटे हो चुके थे।